साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कई दिनों बाद वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सीजेपी नाम का जो कथित प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें ही पूरा कवरेज मेरा निकल जाता था। जियोपॉलिटिक्स पर ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत में होने वाले इस प्रोटेस्ट की प्रतिक्रिया विदेशों में हो रही है, किस तरह से विदेशी हाथ इसमें देखा जा रहा है। हर चीज विद लिंक विद फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक को प्रेम दे रहे हैं, जिस तरह से इसको आप अपने पास मंगवा रहे हैं, फिर फोटो भी मेरे को भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इसको देख करके मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। ये किताब हमने ही तैयार करी है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन का सारा कुछ बैकग्राउंड है, इसका सब बेसिस हैं जिससे कि आप समझ सकें कि करंट में क्या चल रहा है। इसको मैंने खुद तैयार किया है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ से मंगवा सकते हैं। अब मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। बात स्टार्ट करने से पहले फिर एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे ऋषभ भाई हैं, उन्होंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जहां से एक बड़ी अच्छी जानकारी आपसे शेयर करने का मौका मिला। आपने गौर किया होगा कि जितनी भी दवाइयां आप घर में प्रयोग कर रहे हैं उसमें से 99% दवाइयां ऐसी हैं जिनके पीछे लिखा रहता है कि भाई ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनी हुई है। 99%। उसी तरह से फर्टिलाइजर में देख लीजिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। उसी तरह से घर की कोई भी चीज़ या आप डेली लाइफ में जो कुछ भी देख रहे हैं, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अपने आसपास जरूर देखेंगे। फिर चाहे आप मशीन में लगने वाले ग्रीस से लेकर के आपकी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल हो, या आप दवाई खा रहे हो, या खेतों में फर्टिलाइजर डाल रहे हो, या कोई क्रीम लगा रहे हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। साथियों, ये इस तरह से तैयार किया गया है पूरा नेक्सस कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट न बिके तो आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिकने के लिए, पेट्रोलियम बेचने के लिए, क्रूड ऑयल बेचने के लिए अमेरिका ने शर्त लगा रखी है खाड़ी देशों पर तथा अन्य देशों पर कि आप इसे सिर्फ डॉलर में बेचेंगे तो हम इसके बदले आपको सिक्योरिटी देंगे। डॉलर में इस तरह से जब बेचा जाता है तो उसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है। इस तरह से पूरी दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहेगी। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है डॉलर भी टिका रहेगा, डॉलर की भी डिमांड बनी रहेगी, डॉलर मजबूत रहेगा। ऐसी स्थिति में आप कहो कि नहीं साहब, हम वो दवाई खाएंगे ही नहीं जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, हम तो आयुर्वेद की खाएंगे, हम तो योग के माध्यम से ठीक करेंगे अपने आप को, या चाइनीज मेडिसिन से करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही ये भर दिया गया है कि अरे ये आयुर्वेद वगैरह तो ढकियानूसी होते हैं, ये तो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं, अरे क्या अंधविश्वास में मानते हो। ये आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में भर दिया गया है। किस तरह से भरा है? किताबों के जरिए, पढ़ाई के जरिए, टीचिंग सिस्टम के जरिए। जिस तरह से ये पूरा टीचिंग सिस्टम हमारे यहाँ चलता आया है, एजुकेशन सिस्टम चलता आया है, उसमें हम आज इस तरह के हो गए हैं कि अपनी कोई भी सनातन प्रैक्टिस को अपने जीवन में लाना चाहें तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो अंधविश्वास है। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए ही 2020 से लगातार कोशिशें हो रही थी और इसको तेज किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, इसलिए निशाने पर वो थे। गलती हुई उनसे। अब आप ये रट मत लगा लेना, क्यों रे सर आप पेपर लीक को डिफेंड कर रहे हो क्या, उस बात को अब छोड़ो, हो गया ना इस्तीफा। बात अब वो सुनो जो उसके पीछे की कहानी है, पर्दे के पीछे की कहानी। गलती हुई, चलो हटाओ उसे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के पीछे इस तरह से क्यों पड़ गए? कारण था यही, आप सही एजुकेशन की तरफ ना पहुंच जाए, आप अपनी रूट्स की तरफ ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप वहां पहुंच गए तो ये पूरा जो नेक्सस चल रहा है, मार्केट चल रहा है, ये ठप्प पड़ जाएगा। जिसे दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज चलाती हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चलाते हैं, जिन्हें कुछ लोग डीप स्टेट कह देते हैं, कुछ लोग इल्यूमिनाटी कह देते हैं, कुछ पता नहीं क्या कह देते हैं। बट हाँ, दुनिया कुछ लोगों द्वारा चलाई जा रही है जिन्होंने बड़े सुनियोजित तरीके से दुनिया में ये सब सेट किया है। अच्छा, कोई भी आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं, या केमिकल फर्टिलाइजर आपके खेतों में यूज होता है, या गाड़ियों से धुआं निकलता है, इन सबसे पॉल्यूशन होता है या आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, दवाइयों के होते हैं। फिर उस साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए एक और दवाई आप खाते हैं, फिर उसका भी कोई प्रभाव होता है। मतलब ले दे करके आप एक ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं कि इनके मार्केट लूप से कभी बाहर नहीं आ पाते। और अगर उसको दूर करने का कोई प्रयास किया जाए तो आदमी टारगेट पे आ जाता है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान। इस क्रूड ऑयल के परचेज को कम करना बड़ा आवश्यक है ताकि डॉलर का उपयोग कम करना पड़े, हमें फॉरेक्स में डॉलर उतना न रखना पड़े। लेकिन आप जब इसको दूर करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग लेकर के आओगे, वो उसका विरोध करेंगे, वो उसमें कमी निकालेंगे। चलो उसमें दो चार कमी, देखो कमी हर जगह होती है। आप सीएनजी का लेकर के आए थे गाड़ी, तो सीएनजी की गाड़ी क्या आपके इंजन को बिल्कुल परफेक्ट रखती थी? उसने तो आपका इंजन को ऐसा कर दिया था, पिकअप कम कर दिया था आपकी गाड़ी का। लेकिन इथेनॉल ऐसा नहीं कर रहा है। इथेनॉल की वजह से इंजन पर कोई असर नहीं पड़ रहा ऐसी गाड़ियों में जो E20 को सपोर्ट करती है। जो पुरानी गाड़ी है उनका माइलेज जरूर गिर रहा है 3 से 5% तक, लेकिन E20 सपोर्टेड गाड़ियों में ऐसा नहीं हो रहा।
बट छोड़ो, इथेनॉल पे भी मैं अभी नहीं जा रहा बहस में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप अपने देश में कोई एक बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले होते हैं जिससे कि वर्ल्ड इकोनॉमी को आप चैलेंज कर पाएं या उन बादशाहों को चैलेंज कर पाएं दुनिया को चला रहे हैं, तब तब आपके देश में तख्ता पलट करने का प्रयास किया जाएगा। या तो आप इन लोगों के साथ हाथ मिला करके चलें। इन्होंने 1947 के बाद कहा कि भारत को हम चाहते हैं कि भारत बस हमारे कहने पर चलता रहे और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो ना करे। भारत और चीन शुरुआत में एक जैसे चल रहे थे, चीन तो हमसे भी पीछे था। 1978 में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया था। उसके बाद वो तेज़ी से अपने यहाँ पर विकास कार्य को आगे बढ़ाता रहा और धीरे धीरे चाइना इतना, देखिए, चालाक था कि उसने कहने को अपने आप को कम्युनिस्ट रखा, लेकिन अंदर ही अंदर कैपिटलिस्ट था। अपनी अंदर ही अंदर सोशल मीडिया डेवलप कर ली, अपने लोगों को बाहर के लोगों से ज़्यादा एंगेज नहीं होने दिया और अपने तरीके से अपने देश को चलाता रहा। आज देखो कि यूएस को टक्कर देने के लिए खड़ा हो गया है। लेकिन ये प्रयास हम लंबे समय तक तो नहीं कर पाए। फिर जब हमने करने का सोचा तो आज हमारे पास कई चैलेंजेस है। सोशल मीडिया एक चैलेंज है। मोदी जी का अकाउंट किस तरह से एक वीडियो गायब कर दिया गया था वो हम देख रहे हैं। किस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट में सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाया गया था वो भी हम देख रहे हैं। और किस तरह से अलग अलग देशों में तख्ता पलट हुआ उसमें सोशल मीडिया का हाथ था वो भी हम देख रहे हैं। तो अब आप खुद बताइए कि आप इस मामले में पीछे रह गए कि नहीं रह गए। और सुनिए, कभी आपके देश में एनवायरनमेंट के नाम पर, कभी नदी के नाम पर, कभी क्लाइमेट चेंज के नाम पर प्रोटेस्ट कर दिए जाते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होने दिए जाते हैं। इन अंग्रेजों ने, गोरों ने, ये चाहे फिर ये यूरोप वाले हों या यूएस वाले हों, अपना तो विकास कर लिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने यहाँ ले आए। पॉल्यूशन उन्होंने इतना किया था कि यहाँ पर बर्ड्स उड़ती थी तो वो पॉल्यूशन से गिर जाती थी मर करके, क्योंकि इनको पता था एक बार हम कर लें डेवलपमेंट उसके बाद हम पॉल्यूशन को भी खत्म कर लेंगे। लेकिन हम इस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना कि पॉल्यूशन मिनिमम हो, लेकिन ये वो भी नहीं करने दे रहे हैं। और उसी का परिणाम है ये प्रोटेस्ट। आप कहोगे नहीं नहीं साहब वो तो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे थे, आपके लिए आवाज़ उठा रहे थे। आप कहोगे नहीं नहीं साहब 21 छात्र मर गए थे वो उनके लिए लड़ रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे। तो जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उनकी फ़ोटो ज़मीन पर फेंक करके नाचने के लिए क्यों चले गए? दारू पी करके क्यों नाच रहे हैं वहाँ पर? उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जिनके लिए तुम लड़ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कि जब आप लाठी खा रहे थे तो वो बर्गर खा रहे थे? कोई ट्रक में छुपा हुआ था, किसी ने लाठी खाई? चाहे कोई भी नेता हो, अरविंद केजरीवाल हो या तमाम तरह के इनकी आम आदमी पार्टी वाले हों, किसी नेता ने या उसके बच्चे ने लाठी खाई? उनके बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया। लाठी खाई आपने, एफआईआर हुई आप पर, निशाने पे हैं आप, और ये सब मौज काट रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। एक आध जना विदेश चला गया, दूसरे लोग अपना अलग अलग जाकर गेस्ट बन के लोगों के सामने पेश आ रहे हैं। ये है इस पूरे आंदोलन की कहानी। अब दूसरे अन्य आंदोलन की भी धमकी दे रहे हैं। अब ये कैसे संचालित हुआ, क्या इसके पीछे है, अब आप एक एक करके देखिए। देखिए, ये ग्रेटा थनबर्ग है, ये इस समय इंग्लैंड में प्रोटेस्ट करवा रही है और यही प्रोटेस्ट जो भारत में हुआ है वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स को खड़ा करके या इंडियन स्टूडेंट्स के पक्ष में प्रोटेस्ट करवा रही है और कह रही है कि मोदी को रिजाइन करना होगा, स्टूडेंट्स की जीत है, स्टूडेंट्स को अपना अधिकार मिला है। पूरी दुनिया में केवल स्टूडेंट्स के साथ गलत भारत में ही हो रहा था, और वो गलत इतना बड़ा कि मतलब नीट का पेपर आउट हो गया, इससे बड़ी कोई गलती आज तक हुई नहीं है दुनिया में। लेकिन किस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसने इजराइल में भी यही प्रयास किया था, गाजा को लेकर के प्रोपेगेंडा चलाया था, तो इजराइल ने इसको और 170 ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर दिया था, भागो यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से यही ग्रेटा थनबर्ग है, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी आई थी। इस लड़की की कोई उपलब्धि नहीं है, बस एक बार किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप को इसने कुछ बोल दिया था, हाउ डे यू ऐसे करके कुछ, वहां से हिट हो गई, वहां से आगे करने लग गए। और किसान आंदोलन में केवल किसान पंजाब के परेशान थे और कहीं के परेशान नहीं थे। और बाद में किस तरह से लाल किले पे चढ़ गए थे, झंडा वंडा, हमारे साथ क्या क्या किया हमने सब देखा, बाद में पता चला वो आरतीय थे, लेकिन प्रोपेगेंडा चला। ठीक है, इसके अलावा आप अगर देखोगे तो जो मैंने मेटा वाली बात बताई आपको कि मेटा किस तरह से मोदी जी का वीडियो गिरा दिया और उसके बाद उस कह रहा है कि माफ़ी चाहते हैं, हमने दोबारा रिस्टोर कर दिया। तो माफ़ी नहीं चाहते हो? तुमने ये काम श्रीलंका में भी किया था 2018, वहां पर एंटी मुस्लिम राइट्स आपने करवा दिए, तो बाद में फिर उसके लिए भी माफ़ी मांग ली थी। ऐसा क्यों हुआ कि जब जब जहां जहां राइट्स हुए वहीं में तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ रही है बाद में? ऐसा क्यों हुआ कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पर विशेष तरह के कमेंट्स ज़्यादा आ रहे थे जो बॉट से आ रहे थे? मेरे जानने वाले कई ऐसे लोग हैं, मैं विद प्रूफ दिखा सकता हूं, जिनके ज़्यादा नहीं 2000-2500 सब्सक्राइबर हैं फेसबुक पर। उन्होंने अगर किसी को रिप्लाई भी कर दिया ना सीजेपी के विरोध में, तो उनका कमेंट डिलीट कर दिया जा रहा था ऑटोमेटिक। ये पूरा तंत्र किस तरह से काम कर रहा था, किस तरह से आपके देश में आग लगाने की ये ताकत रखता है। इनको पता था कि छात्र में एक असंतोष है नीट के एग्ज़ाम को लेकर के,
उस असंतोष में लगातार पेट्रोल डालते रहो डालते रहो डालते रहो, कभी तो भड़केंगे। 18 दिन तक ये लोग जंतर मंतर पर बैठे रहे, कोई छात्र नहीं आया इनके पास। फिर जब इन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो पा रहा तो पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट लेकर के इन्होंने हिंसा करवा दी, जिसमें एसएफआई के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, इसमें ये आम आदमी पार्टी के लोग थे, चंद्रशेखर के लोग थे। और उसमें भी जब हिंसा हुई तो अभिजीत दीपके ने 21 तारीख को वीडियो डाला था। उसमें अभिजीत दीपके ने ये बोला था कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो संसदीय तरफ गए, वो हमारे लोग नहीं हैं, हम शांति से जंतर मंतर पे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब तुमने उन लोगों से अपनी दूरी बना ली जो हिंसा कर रहे थे, तो अब उन पर जब एफआईआर हो रही है तो उनके लिए फिर तुम ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो कि अगर एफआईआर इन पर करी तो फिर हम जो है दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ऐसा है, ये एफआईआर जो हो गई है इसे जब चाहो वापस नहीं ले सकते आप। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो छात्र थे शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हम एफआईआर में नहीं ले रहे, उन्हें छोड़ दो। लेकिन जो हिस्ट्री शीटर थे, जो पहले से क्रिमिनल थे, जिन्होंने वह गाड़ियां फूंक दी, जिन्होंने पुलिस वालों को मार दिया, पत्थर फेंक दिया, वो नहीं बच के जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए किस तरह से उन्हें बचाने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लगातार वीडियोस बनाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सीजेपी वालों के द्वारा, कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है वो इस पोर्टल पर जाकर के अपना नाम दर्ज कर दें, अपनी डिटेल दर्ज कर दें, हम उनको लीगल सपोर्ट देंगे। यानी कि तुम उन लोगों को ये बता रहे हो कि तुम टेंशन मत लो, अगली बार पथराव करोगे तो हम लीगल सपोर्ट देने आ जाएंगे। और किसके नाम पर? कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर कर रहे हो तुम ये। जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राइट टू स्पीच तो है लेकिन कुछ दायरे में। तुम मोदी को किस तरह से गाली दे रहे हो, किस तरह से उनकी माँ को गाली दे रहे हो, कैसे कैसे शब्द बोले हैं, लड़कियों ने बोले हैं 20-20, 18-18 साल की, और इन सबको जाने दिया जाए। ये छात्र आंदोलन था। और सोचिए, देखिए हम आपको दिखाते हैं एक चीज़ और। हाँ, ये मेटा वाला एक चीज़ और बता दूं, सरकार ने ये कहा है, मेटा का जो ग्लोबल हेड है उसको सरकार ने तलब किया और ये कहा है कि तुम्हारी माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। अब हो सकता है सरकार कुछ निर्णय लेने वाली हो। आज सरकार मेटा के सामने इतना ज़्यादा क्यों बातचीत करनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। खुद का क्यों नहीं है? क्योंकि हम लाना नहीं चाहे कभी भी। वो जैसे चलाता रहा, हम चलते रहे। और आज अगर सरकार अपने ले भी आए ना प्लेटफॉर्म, तब भी हम उस पर स्विच नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो उसमें $100 बिलियन चाहिए उसको चलाने के लिए, बड़ा मुश्किल जब पड़ता है। कुछ युवाओं को आगे आना होगा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तभी वो चल सकेगा। ठीक है, देखिए 2 दिन में 2 वार्निंग दी इन लोगों ने कि हम दोबारा से एजिटेशन कर देंगे। क्यों कर दिए? क्योंकि इनको पता है कि हमारे पीछे पूरा तंत्र खड़ा हुआ है। साथियों, आपके साथ क्या हो गया आपको पता भी नहीं है। 3 लौंडे विदेश से आते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था, आम आदमी पार्टी के होते हैं। यहाँ आकर के पहले उन्हें मुद्दा नहीं मिला, फिर मुद्दा मिल गया तो उसको उठाते रहे, लगातार कोशिशें करते रहे। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी जयपुर में जा रहे हैं, कभी पुणे में जा रहे हैं, वहाँ अलग अलग आंदोलन करने का प्रयास किया, सब विफल रहे। फिर दिल्ली में आ गए, वहाँ आंदोलन किया, 18 दिन तक टिके रहे, सोनम वांगचुक को ले आए, हर संभव प्रयास किया, आपको फिर सड़क पर उतार दिया, आपको वहाँ सबके साथ पिटने के लिए भेज दिया, खुद गायब हो गए। फिर आपको हिंसा में इस तरह से उतार दिया कि पता चला कि कैनॉट प्लेस पर भी हिंसा हो रही है, जंतर मंतर पे भी हो रही है, हर जगह हिंसा होने लगी। ये आराम से बैठे रहे स्टेज पर। ठीक है, इनको कभी टाइफाइड के नाम पर भग जाते थे, कभी कहते थे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो भग जाते थे। अनशन इनसे हुआ नहीं, यहाँ पता चला ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। ठीक है जी, और उसके बाद में जब सब कुछ हो गया, लुटपिट आ गया, इस्तीफा ले लिया, जाकर के जश्न मना रहे हैं और आप बैठे रह गए। अपने आप को इतना ढीला मत छोड़ोगे कोई भी आके बेवकूफ़ बना दे। कभी खाली समय में बैठ करके ठंडे दिमाग से काम लो कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं उससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान इतिहास के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो 2024 में वो कानून लेकर के आए कि अगर किसी ने पेपर लीक करवाया तो उसे करोड़ों रुपए का जुर्माना और कई साल की सज़ा हो जाएगी। इससे पहले ये कानून भी नहीं था। वो पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने एक विशेष कमेटी बनाई जो उनको कुछ गाइडलाइंस देगी कि ऐसा क्या बदलाव करें एनटीए में कि पेपर लीक ना हो और पारदर्शी तरीके से सारी चीज़ें हो जाएं। उस कमेटी के हेड थे इसरो के एक्स चेयरमैन, और उस कमेटी ने 101 रिकमेंडेशंस दी थी, जिनमें से 100 मान ली गई थी। एक ये थी कि हर चीज़ डिजिटलाइज कर दो। उस समय प्रधान साहब ने कहा था कि डिजिटलाइज करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और पैसा भी बहुत लगेगा, तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। उतना समय वो पूरा कर नहीं पाए, इतने में पेपर लीक फिर से हो गया। और प्रधान साहब पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने नीट का पेपर आउट होने के बाद तुरंत पेपर कैंसिल कर दिया
और 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा करा लिया। इससे पहले कैंसिल नहीं होता था। लास्ट टाइम कैंसिल 2015 में हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं गया। धर्मेंद्र प्रधान वो पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने एनसीईआरटी किताब में बदलाव की मुहिम छेड़ी, जिन्होंने मुगल्स की चैप्टर्स को कम किया, असली इतिहास को पढ़ाना स्टार्ट किया, जिन्होंने आर्यन थ्योरी को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसको दूर करने का प्रयास किया, जिन्होंने इमरजेंसी का चैप्टर जोड़ा। लेकिन वो आपको नहीं दिखाई दिया। आपको क्या दिखा? कुछ गलतियाँ जो हुई, जैसे यूजीसी गाइडलाइंस आई जो नहीं आनी चाहिए थी। तो जब कोई गलतियाँ आ रही हैं तो उसको आप प्रोटेस्ट करिए, उनको बार बार ट्वीट करिए, लिख के भेजिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालिए। सरकार डेफिनेटली आपकी सुनेगी। कब नहीं सुनी सरकार ने आपकी? लेकिन आपको इस तरह से भड़काया क्योंकि उनको अपना एजेंडा साधना था। मैं फिर आपको बता दूं, मेरे जो सूत्र हैं जो वहाँ आंदोलन में जा कर के इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं, इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि ये सीजेपी नाम की जो पार्टी बनी है इसको काम दिया गया है 2 साल का। 2 साल के अंदर अंदर आपको भारत में करीब 5 मंत्रियों के इस्तीफे कराने हैं, ठीक है। और इनको ये पता था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे करते 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 2 साल के अंदर अंदर ही सरकार गिरा देंगे। और फिर इनका जो टारगेट है वो है सो कॉल्ड गोदी मीडिया, जैसे ही कहते हैं। वहाँ पर जो भी मीडिया गया था उस मीडिया को किस तरह से, अगर मीडिया इनसे कायदे का सवाल पूछ रहा था, उसे गोदी मीडिया, तुम मोदी के सपोर्टर हो, तुम अंधभक्त हो, ऐसे कहकर साइड कर दिया गया। किस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी हुई ये भी आप जानते हैं। किस तरह से केवल एक ही पक्ष के मीडिया वालों को मैं रहने दिया ये भी आप जानते हैं। तो तुम तो बड़े न्यूट्रल हो ना, तुम तो बड़े लिबरल हो, तुम तो हर किसी की बात सुनते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हो, तो दोनों पक्षों को रहने दो ना वहाँ पर। लेकिन नहीं, ठीक है जी। आप जानते हैं, किस्सा बताता हूँ 2008 के आसपास का, जब भारत अमेरिका से डील कर रहा था, न्यूक्लियर डील, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे मनमोहन सिंह की सरकार को। फिर कुछ मामला हुआ था वोट फॉर कैश लेकर के, जिसमें एक वीडियो जारी हुआ था स्टिंग ऑपरेशन में कि कई नेताओं ने वोटिंग करी है सरकार के पक्ष में पैसे लेकर के, और वो नोटों के बंडल भी दिखाई दे रहे थे। ये स्टिंग ऑपरेशन करवाया था राजदीप सरदेसाई ने, उनके पास ये वीडियो भी था। करवाया क्या था, मतलब उनके जो सहयोगी हैं उनकी पत्रकारिता में उन्होंने किया था, जो उनके साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे। उन्होंने वो वीडियो राजदीप सरदेसाई को भेजा। राजदीप सरदेसाई ने वीडियो देखा लेकिन जारी नहीं किया। 4 महीने बाद जारी किया, और ये कहा कि मैंने 4 महीने बाद इसलिए किया क्योंकि मैं ये देख रहा था कि ये सही भी है कि नहीं है। तुम्हें अपने सहयोगी पर विश्वास नहीं, इतने साल से काम कर रहा है। 4 महीने लग गए तुम्हें चेक करने कि सही है कि नहीं है, और इन्हीं 4 महीनों में वो सरकार टिक गई, गिरी नहीं। अगर ये वीडियो सही टाइम पर रिलीज हो जाता तो सरकार गिर जाती मनमोहन सिंह की। और उसके ही कुछ महीने बाद राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री दे दिया गया। ये है गोदी मीडिया। और इसीलिए इनका अब टारगेट धीरे धीरे किस तरह से बढ़ता जाएगा वो आप देखते जाइएगा। इसके अलावा आइए, ग्लोबल टूल किट किस तरह से लंदन में काम कर रही है, किस तरह से ग्रेटा थनबर्ग इसको लीड कर रही है, आप सब जान ही रहे हैं, मैंने बता ही दिया है। नेहा बोरा नाम की ये लड़की, इस लड़की के बारे में भी जानिए। वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चेक कर लीजिएगा। मैं वीडियो दिखा के आपका टाइम या आपका टेंशन को डाइवर्ट करना नहीं चाहता। ये लड़की जेएनयू में पीएचडी कर रही है और AISA ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की नेशनल प्रेसिडेंट है। कहने को ये भी प्रोटेस्ट कर रही थी, अनशन पे बैठी हुई थी सीजेपी वालों के साथ। बोलती है कि 23 दिन से मेंशन कर रही थी, और इसका एक वीडियो भी रिलीज हुआ था जिसमें 4 लोगों के साथ बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी, बड़ी मुश्किल से जा पा रही थी। और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसके ठीक अगले दिन ये नाच रही थी, डांस कर रही थी। मतलब जो लड़की इतने दिन से, यानी 23 दिन से बैठी थी, इतनी कमजोर हो गई थी, जो हिल भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, वो अचानक नाचने लग गई। बेवकूफ़ बना दिया आप। सोनम वांगचुक जो इतने दिन तक जंतर मंतर पर 4 लोगों के साथ जाता था टॉयलेट करने के लिए, फिर वहाँ से अस्पताल ले गई पुलिस उसे। अस्पताल में भी उसका अनशन चला 4-5 दिन। वहाँ तो और ज़्यादा स्थिति उसकी खराब हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, या कहें कि उसने अपना अनशन तोड़ा, अनशन तोड़ने के ठीक अगले दिन आराम से जेब में हाथ डालते हुए सोनम वांगचुक चल रहे हैं और पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं। अचानक इतनी एनर्जी आ गई। सोचिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया आपको। और ये लड़की, अब कल इसका एक वीडियो आया था, इसने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये कोई ऐसी जानी मानी पत्रकार भी नहीं है कि साहब से 20 साल का अनुभव हो, कुछ नहीं है। लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसे ये पत्रकारों से मिलने का या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दे दिया गया। बड़े से बड़ा पत्रकार अगर जाए ना प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उसे जाने नहीं देंगे, लेकिन इसे मंच दे दिया गया, क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सबके सब वामपंथी भरे पड़े हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप पता कर लेना, आप ट्राई करके देख लेना। इस तरह से पूरा नेक्सस काम कर रहा था। और देखिए नेक्सस किस तरह से काम कर रहा था।
ये यूएस के कांग्रेसमैन हैं क्रिस स्मिथ, ठीक है, इनका ये खुद का पेज है। क्रिस स्मिथ ने बकायदा लेख लिखा है और इनका कहना यह है कि अगर भारत में एफसीआरए बिल या अमेंडमेंट पास हो जाता है तो भारत और यूएसए के संबंध वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। यानी कि यूएस के संबंध एफसीआरए को लेकर के इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, तुम्हें एफसीआरए से ऐसा क्या करना है। और सुनिए इससे बड़ी बात, जब से ट्रंप शासन में आए अपने सेकंड कार्यकाल में, तब से ट्रंप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट किसी भी डिसीजन पर साथ नहीं है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जो विपक्षी पार्टी है डेमोक्रेट्स, वो हर चीज़ में विरोध करती है ट्रंप का, जैसे यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन भारत में एफसीआरए बिल में अमेंडमेंट ना हो, इसके लिए दोनों साथ हैं। ये पहला केस है। ऐसा क्यों है कि 23 तारीख को मार्को रूबियो भारत आया था और पहले जाते ही सीधे कोलकाता गया और मिशनरीज से मिला। क्यों ऐसा हुआ कि 18 जून को जो यूएस का एम्बेसडर भारत में है, उसका नाम सर्गियो गौर, वो अमित शाह जी से मिलता है। सब इस कोशिश में लगे हैं कि एफसीआरए अमेंडमेंट पास ना हो। क्यों ऐसा है कि चर्च के पादरी झुंड बना करके मार्च करते हैं दिल्ली में और विरोध करते हैं, मतलब या सरकार का विरोध करते हैं और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तुम पादरियों का नीट से क्या लेना देना, बताइए। क्यों ऐसा है कि शबाना आजमी मुंबई से उठ करके दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर के छात्रों का साथ दे रही है? क्योंकि वो जिस एनजीओ की प्रेसिडेंट है, क्रिश्चियन एड करके है, वो 90 से 100 करोड़ देता है और सारी विदेशी फंडिंग होती है और मुख्यतः इस देश में इस तरह की विदेशी फंडिंगों का उपयोग कन्वर्जन में होता है। शबाना आजमी का नीट से क्या लेना देना? लेकिन आप समझ जाइए, इतना बड़ा रैकेट चल रहा था और आपको पता तक नहीं चला, ठीक है। और देखिए कुछ और भी है क्या? कपिल सिब्बल हर उस मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं जो या तो एंटी हिंदू हो या देश के एंटी नेशनल के द्वारा खड़ा किया गया हो, चाहे सीए हो, उसमें खड़े हो जाएंगे। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिटीशन डाली थी कांग्रेस की तरफ से कि राम तो होते ही नहीं है, राम मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए, और यही अब खड़े हो गए सीजेपी के साथ आकर के और ये कह रहे हैं कि हम एक फंड बना रहे हैं। और ये फंड, सिब्बल कह रहे हैं कि सीजेपी एक फंड बना रही है, इस फंड में जो भी पैसा आएगा उसका उपयोग किया जाएगा लीगल लड़ाई लड़ने के लिए और उन छात्रों को बचाने के लिए जिन पर एफआईआर हो गई है। और कपिल सिब्बल ने इस फंड में अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए डाल दिया है। अच्छा, इस फंड में 1 करोड़ सिब्बल ने डाल दिया, बाकी लोग भी डालते रहेंगे। और इस फंड का क्या उपयोग होगा? वकीलों की फीस जाएगी जिससे कि वो छात्रों के लिए लड़ सकें। और वकील कौन होगा? कपिल सिब्बल। यानी कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए डाले, अब उसमें मान लो विद द टाइम 50 करोड़ रुपए हो जाते हैं और लोगों के चंदे से, और फिर वो 50 करोड़ रुपए फीस किसको दी जाएगी? कपिल सिब्बल को ही। ये नाटक चल रहा है। तो इसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे और आपको लगता है कि नहीं साहब ये तो छात्रों के लिए लड़ रहे थे, तो भाई ऐसे ही भाषा उपयोग करने वाले, मार काट करने वाले, पत्थर फेंकने वाले, है ना, और इस तरह के गिरोह वहाँ पे जो पाए जा रहे थे, चाहे कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, ऐसे अरुंधति रॉय हो या मेनन हो, क्या नाम है उसका, निवेदिता मेनन, या फिर ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि धारा 370 दोबारा आनी चाहिए, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि भगवान राम का मजाक उड़ाते हैं, इन सबको तुम मंच दे रहे हो। ये सब तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, जबकि तुमने कहा था किसी पॉलिटिकल पार्टी को आने नहीं देंगे। सब तरह की पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी हुई हैं और फिर तुम कहते हो छात्रों के लिए लड़ रहे हो। अभी भी आप नहीं समझे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। सोचिए, आपका सारा डेटा यूएस के पास है। जब आप मोबाइल में लिखते हो ना, हाँ एक्सेप्टेड, ऑल एक्सेप्टेड, हाँ आई कन्फर्म दिस, सारी शर्तें, तो ये सारा डेटा आपका वहाँ जा रहा है। एक्सेस दे देते हो ना, फोटोज़ को एक्सेस, माइक को एक्सेस, आपके लोकेशन को एक्सेस, ये सब जा रहा है वहाँ पर। उनको सब पता है आप किस तरह का कंटेंट देखते हो, उनको सब पता है कि आपकी विचारधारा क्या है, तो आपको उसी तरह का कंटेंट पुश किया जाता है। फिर क्या करना है? बस नीचे कमेंट सेक्शन में 1000 कमेंट ऐसे करवा दो जो पूरा माहौल बना दें और बन जाता है। और जब सरकार कहती है कि हम इस तरह का लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम प्राइवेसी को, आपकी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए पूरा डेटा भारत में रखेंगे, टेंशन मत लो, तो आपको लगता है हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। और सुनिए, जब ये पूरा सो कॉल्ड प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैंने कई लोगों के, कई इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट बॉक्स में देखा था, ज़्यादातर लोग प्रोटेस्ट का समर्थन दे रहे थे। बाद में पता चला ये 80% फर्जी थे।
अब ऐसे कमेंट्स को जब कोई न्यूट्रल आदमी देखेगा तो उसे भी लगेगा कि हाँ हाँ कुछ तो गलत हो रहा है छात्रों के साथ, चलो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से हवा बनाई गई थी। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, ये धमकी दे रहा है कि कंडीशन ऑन एफआईआर अगेंस्ट प्रोटेक्शन अनएक्सेप्टेबल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि नहीं नहीं जिन्होंने तोड़फोड़ करी है उन पर तो एफआईआर होगी, ये कह रहा हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। वह तू है कौन, कौन है तू? तो दोबारा आ उधम मचाने के लिए, फिर देखेंगे। आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि हम कैसे भी करके पुश करें इस चीज़ को। मैंने आम आदमी पार्टी का कोई पेज फॉलो नहीं किया हुआ है, लेकिन जब भी फेसबुक खोलता हूँ आम आदमी पार्टी की दिखते हैं मेरे को। अच्छा, अब तो बिहार स्टेट वाइज देखने लग गए हैं, बिहार यूपी इस तरह से। और किसको पुश कर रहे हैं? इसको। अरविंद केजरीवाल लगातार वीडियो बना रहा है, मनीष सिसोदिया लगातार वीडियो बना रहा है, लेकिन पंजाब में पिछले 4 साल में कितने पेपर लीक हुए और अभी किस तरह से चीटिंग गिरोह पकड़ा गया, इस पर ये लोग बात तक करना नहीं चाहते। पंजाब में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया इन लोगों ने अभी 4-5 दिन पहले, उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। मनरेगा वर्कर्स पर किया था लाठीचार्ज, वहाँ के टेक्नीशियंस पर किया था, उस पर ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, वहाँ के किसानों पर एफआईआर हो रखी है, उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। किस तरह से केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर वाटर कैनन चला दी छात्रों पर, उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। चर्चा करना किस पर चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ नीट पे। इस तरह से ये लोग अपना सिलेक्टिव चला रहे हैं। ये देखिए मैडम जी कह रही हैं, प्रियंका वाड्रा, बिल से पेपर लीक नहीं रुकेगा। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुम्हें चाहिए था ना, वो तो तुमने ले लिया, अब तो पेपर लीक रुक जाना चाहिए, क्योंकि सारी लड़ाई ही उसी की थी। अब जब वो ले लिया तो आप कह रहे हो सिस्टम में चेंज होना चाहिए। सिस्टम में चेंज करने के लिए भाई बिल लेकर के आए, तुम कह रहे हो नहीं इससे भी नहीं रुकेगा। तो कैसे रुकेगा भाई, कैसे रुकेगा? आगे देखिए, ये नेहा बोरा है और ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जहां पर ये कर रही थी नौटंकी, अपनी प्रेस वार्ता कर रही थी। साथियों, बड़ा कॉमन एक बना दिया गया है कि कैसे भी हर चीज का विरोध करो, कोई सही बात करे विद फैक्ट करे, उसे गोदी मीडिया कह दो, और किसी की भी बातों में आ जाओ, बस वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना जानता हो। केजरीवाल जो दिल्ली में एक स्कूल नहीं बना पाया, एक स्कूल, नॉट अ सिंगल स्कूल। केजरीवाल जो दिल्ली में आज तक जल भराव की समस्या को दूर नहीं कर पाया, जो दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या को दूर नहीं कर पाया, जो केजरीवाल पंजाब में पिछले 4-4.5 साल में इतना भ्रष्टाचार, वहाँ पर ड्रग्स, सारी समस्याएं बढ़ा दी हैं पहले से, पंजाब का कर्जा दुगना कर दिया है। वहाँ पर महिलाओं को वादा किया था 1,000 रुपये महीने देंगे, अभी तक नहीं दिया, अब जाके कह रहे हैं अगस्त से देंगे, पता नहीं देंगे नहीं देंगे, जब 6 महीने रह गए सरकार को। वहाँ पर भगवंत मान पी के किस तरह से इंटरव्यू देता, क्या क्या करता, हमने सबने देखा है। किस तरह से गुरुओं का अपमान किया वो भी हमने देखा है, और किस तरह से अपना शीश महल बनाया था इसने दिल्ली में, किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप इन पे हैं। इनका मनीष सिसोदिया पहला ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री भी था और आबकारी मंत्री भी था, दारू का मंत्री भी था। इतने बेशर्म लोग पता नहीं किस तरह से दोबारा आकर के जनता के सामने खड़े हो जाते हैं, बड़ी हैरानी की बात है। इन्हें पता है कि अब हमारी क्रेडिबिलिटी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, इसलिए डायरेक्टली आकर के खुद आंदोलन नहीं किया, अपनी बी टीम को भेजा, और अब धीरे धीरे क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रहे हैं, बार बार वीडियोस बना करके भड़का रहे हैं, जैसे केजरीवाल इथेनॉल पर भड़का रहा है। ठीक है, अब आगे देखो इसको, जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं है पिछले 10 साल में जिसमें जुनैद भाई ने दिखाई दी हो। और ये देखो योगेंद्र यादव ये कह रहा था इंटरव्यू में कि अगर हमको लोकतंत्र स्थापित करना है तो अब ये सड़कों से ही होगा, संसद से नहीं होगा, अब स्ट्रीट्स पर आकर के ही लोकतंत्र स्थापित होगा। तो भाई जिस सरकार को लोगों ने वोट करके चुन के संसद में बिठाया है, जो वहाँ पर चर्चा करने को तैयार हैं, हर बात पर विचार करने को तैयार हैं, तुम उन्हें डिस्क्रेडिट कर रहे हो क्योंकि तुम इन्हें इलेक्शन में हरा नहीं पा रहे हो, तो अब कह रहे हो सड़कों पर होगा, यानी दंगा कराना चाहते हो। इस तरह से ये तो उनकी लोकतंत्र की परिभाषा है। इसी योगेंद्र यादव का ऑडियो अवेलेबल है, पूरा वीडियो अवेलेबल है, जिसमें इसने कहा है कि 2022 में हमने किसान आंदोलन इसलिए किया था ताकि यूपी में पिच तैयार हो जाए समाजवादी पार्टी के लिए। अब वो खुद ही बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें? तुम खुद मान रहे हो कि तुम समाजवादी पार्टी जीत जाए इसलिए तुम वहां पर किसानों का आंदोलन कर रहे थे। ऐसे लोगों को हम आज भी एक्सेप्ट करने में हैरान हूं। जुनैद भाई को देख लो उसके साथ, ये पुराना वीडियो है, फोटो है। ये जुनैद सीधा साधा आदमी नहीं है, ये 4-4 बार खाना खिला रहा है दिन में वहाँ पर खड़े होकर के। तमाम लोग, हज़ारों लोग खाना खा के गए थे स्टार्टिंग में और बाद में भी, और इस तरह से ये पता नहीं 26-27 दिन जितने भी दिन आंदोलन चला है तब तक ये खिलाता रहा है। करीब करीब 5-6 करोड़ रुपए का बिल बनता है उस हिसाब से। कहाँ से आए इस पर? तो छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाता है। इस फंडिंग का पता होना चाहिए। बाद में पता चला कि जुनैद भाई की दुकान तो दिल्ली में, लेकिन रहने वाले यूपी के हैं। तब से जुनैद भाई ये समझ रहे हैं, तब से इनकी रेल बनी हुई है कि योगी आदित्यनाथ कहते कैसे हैं। ये रहे जुनैद भाई,
वक्फ कानून का विरोध चल रहा था तब भी ये खड़े थे। ठीक है जुनैद भाई, इतना ही नहीं है और भी, ये देखो जुनैद भाई, स्ट्रगल विल गो ऑन अंटिल बाबरी मस्जिद इज रिबिल्ड। जब तक बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बन जाती स्ट्रगल चलता रहेगा। उसमें जुनैद भाई है। सीए प्रोटेस्ट होता है तो जुनैद भाई होते हैं। तो अभी भी आपको लग रहा है ये ऑर्गेनिक है? पूरी टीम किस तरह से काम कर रही है। ठीक है अच्छा और देखिए इसको देखो, चिकना, क्या नाम है इसका, सौरभ दास, किस तरह के पत्रकारों के साथ है। वही हेली लिन, याद करिए नेदरलैंड्स में जो मोदी जी से सवाल पूछ रही थी वो चर्चा में आ गई थी अचानक। बाकी आप समझदार हैं। ठीक है अब आइए इन लोगों पे, ये बॉलीवुड वाले सो कॉल्ड, जितने भी लोगों के नाम दिखा रहा हूँ उनकी पिक्चर तो मैं ज़िंदगी में नहीं देखूंगा, और ऐसे 50 लोग और हैं कम से कम। जोया अख्तर, फरहान अख्तर की बहन, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर बिलोंग्स टू द पीपल। डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जहाँ पर ताकत लोगों के पास होती है। तो लोगों के पास किसकी ताकत होती है? वोट की होती है, पत्थर फेंकने की नहीं होती है। कितनी खुश हो रही है जब इस्तीफा हो गया था। तो ये विजय वर्मा जो मिर्जापुर में डबल हो रहा है जिसका, उनके बेटे हैं, जब पता नहीं क्या नाम है उसमें, ये फोटो डाल करके मजाक उड़ा रहा था। ये देखो ये है अदिति राव, Gen Z for the win. More power to honesty, dignity, non-violence, accountability, freedom of speech and intelligence. May these always be louder than fear, division and hate. अच्छा तुम वहाँ जाके कह रहे हो कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, हिंदुओं के गॉड्स का मजाक उड़ा रहे हो, ये हिट नहीं है। वाह साहब वाह। अब देखो एक चीज़ और, ये है सान्या मल्होत्रा, इसने लिखा धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंस। सेम चीज़ लिखी है इसने, असली सोना पता नहीं क्या नाम है इसका, इसने लिखी है। यही लिखी है वानी कपूर ने, यही लिखी है सोनम कपूर ने। पूरा बॉलीवुड एक्टिव हो गया। इनमें से कितनों ने कमेंट किया था जब धुरंधर हिट हुई थी, क्या भाई हाँ हमारे बॉलीवुड में पहली पिक्चर ऐसी है जो हजारों करोड़ कमा के आई है? नहीं किया था। कितनों ने कमेंट किया था जब भारत में, भारत या कहें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था? कितनों ने स्टेटस लगाया था जब हमारे देश में आतंकी अटैक होता है? कितनों ने स्टेटस लगाया था जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया था? कितनों ने स्टेटस लगाया जब पीओके में लोग मारे जा रहे हैं? गाजा में मारे जाते हैं तब तो तुम लगा देते हो, जब पीओके में पाकिस्तान जिस तरह से लोगों को मारा है तुम पे एक स्टेटस नहीं लगाया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान जिस तरह से बर्बरता कर रहा है तुम पे एक स्टेटस नहीं लगाया गया। बताओ साथियों, उनकी पिक्चर नहीं देखनी है। और वो विशाल डडलानी, एक नंबर का फ्रॉड आदमी, वीडियो बना बना के चढ़ा रहा था, उसका तो एक भी गाना तो छोड़ो, उसका तो प्रोग्राम नहीं देखना जिसमें वो जाता हो। बाकी शबाना आज़मी आप जान ही रहे हैं, नसरुद्दीन साहब आप जान ही रहे हैं, इन लोगों की तो चर्चा करना बेकार है। प्रकाश राज को आप जान ही रहे हैं। इन लोगों को नीट से क्या मतलब है? लेकिन ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो आपके देश में तख्ता पलट करना चाहते हैं। इन लोगों को पहचानिए। ये देखो ये है रेहा कपूर, ये डाल रही है। ये है स्वरा भास्कर, ये डाल रही है। ट्विंकल खन्ना, ये देख लीजिए। अभी भी आपको लगता है क्या? साथियों जाग जाओ। इन लोगों का 2 साल का पूरा प्लान है इस देश में ऑपरेशन चलाने का। आम आदमी पार्टी मुख्य पॉलिटिकल पार्टी इनके पीछे है, पूरा इकोसिस्टम इन्हें सपोर्ट कर रहा है, बाहर से फंडिंग हो रही है। वही सेम लोग हैं जो हर आंदोलन में होते हैं। बस इन्हें पता चला कि सेंटीमेंट ये है तो भड़का दो, और इन्हें ये भी पता है कि यूथ को भड़का दोगे तो इस देश में यूथ ज़्यादा है, हाल भड़क भी जाएगा। इंस्टाग्राम यही ज़्यादा चलाता है। इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ें चलवा दो तो ये यूथ को भड़काना बहुत आसान है। अभी भी जान जाओ, विद प्रूफ सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करो, उसके बाद किसी चीज़ पर विश्वास करो। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। अगला वीडियो लेकर के आऊँगा पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जहाँ तक है शाम को लाइव आ जाऊँगा या वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो तैयार रहिएगा उसके लिए भी। और हाँ, याद रखिएगा कि हमारी ये किताब ज़रूर आप ले लीजिए, इससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक दिए हैं मैंने। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।